दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश अनियत पर, जहां पर आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी ओड जो कि बहुत फेमस रही है, जिसका नाम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। दोस्तों ये इनके वन ऑफ 6 ग्रेट ओड्स में आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस ओड के बारे में कुछ खास बातें, लेकिन उससे पहले अगर अभी आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों ये जो ओड है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये एक ओड है जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन कीट्स एक पोएट हैं जो कि रोमांटिक एज के पोएट हैं, और ये ओड इनके वन ऑफ 6 ग्रेट ओड्स में से एक है, जो कि इनके जो 6 ग्रेट ओड्स थे वो लिखे गए थे 1819 में। ये मैंने आपको जब बायोग्राफी बता रहे थे हम आपको, तभी बताया था जॉन कीट्स के बारे में। अगर अभी तक आपने वो बायोग्राफी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये जो ओड है ये 5 स्टेंजाज में डिवाइड है, और हर एक स्टेंजा में 10 लाइनें, यानी कि टोटल 50 लाइनें इस पूरे ओड में, जो कि फॉलो करती है आयम्बिक पेंटामीटर को। ये ओड या फिर ये पोयम प्रेजेंट करती है आर्ट के थीम को, और ये बताती है कि आर्ट हमेशा स्टिल रहता है, सेम रहता है, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। और उसी आर्ट का सहारा लेकर के या फिर उसी आर्ट को सिर्फ एक ज़रिया बनाते हुए इन्होंने ग्रेशियन अर्न के बारे में बताई है बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पोयम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। दोस्तों खास ध्यान देने वाली बात यह है इस पोएम में या फिर इस ओड में कि हम साथ में इसकी वर्ड मीनिंग्स को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है? क्योंकि इसकी वर्ड मीनिंग थोड़ी सी ऐसी है कि आप अगर उसको समझेंगे तभी आपको ये पोएम इजी वे में समझ में आएगा, वरना आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है इसको समझने में, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। मैं ट्राई करूँगा आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे एट द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पोएम, ठीक है? तो स्टार्ट होता है पोएम, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस। स्टिल मतलब होता है शांत, अनरेविस्ड मतलब होता है पायस, प्योर, ठीक है, जिसको किसी ने टच ना किया हो, अनटच्ड। ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, क्वाइटनेस मतलब शांति का। यहाँ पर ग्रेशियन अर्न को डिनोट करते हुए जो पोएट हैं जॉन कीट्स वो कहते हैं कि ग्रेशियन अर्न तुम क्या हो, शांत हो, सेम हो, स्टिल हो, ठीक है, और तुम अनटच्ड हो, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस हो, यानी कि जो क्वाइटनेस है, शांति है, उसकी प्योर एंड पायस दुल्हन हो। दाउ फॉस्टर चाइल्ड, फॉस्टर चाइल्ड कौन होता है? फॉस्टर चाइल्ड कोई वो बच्चा होता है जिसका पालन पोषण किसी भी पेरेंट्स द्वारा ना किया जाए। पेरेंट्स चाहे वो नेचुरल माँ बाप हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे माँ बाप जो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और पालन पोषण करते हैं, ठीक है? तो फॉस्टर चाइल्ड वो बच्चा होता है जिसका कोई पालन पोषण पेरेंट्स ना करे, कोई और करे। तो यहाँ पर ये अर्न को क्या बता रहे हैं कि तुमको किसने संभाल के रखा है अभी तक? साइलेंस एंड स्लो टाइम ने, यानी कि शांति और धीरे चलने वाले समय ने तुमको अभी तक ज्यों का त्यों संभाल के रखा हुआ है। आगे वो बताते हैं सिल्वन हिस्टोरियन। दोस्तों सिल्वन मतलब होता है लकड़ी का, हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार। तो जो लकड़ियों के इतिहासकार है वहाँ पर, यहाँ पर इनका जिक्र किस लिए किया गया है? क्योंकि ऐसा माना जाता है जो लकड़ियों के इतिहासकार होते हैं वो किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जॉन कीट्स लिख रहे हैं सिल्वन हिस्टोरियन हु कैंस्ट दस एक्सप्रेस अ फ्लॉरी टेल मोर स्वीटली दैन अवर राइम, कि एक लकड़ी को जानकार या फिर लकड़ी का जानकार इतिहासकार जो है वो भी इतने अच्छे से तुम्हारी खूबसूरती के बारे में नहीं बयां कर सकता, तुम्हारी फ्लॉरी टेल को नहीं बता सकता, जितनी प्यार से, जितने अच्छे तरीके से मेरी ये कविता, मेरी या राइम बताने वाली है या बताएगी। आगे वो बताते हैं कि क्या हुआ है उस अर्न पर, क्या क्या बना हुआ है। What leaf fringed legend haunts about thy shape of deities or mortal or of both? लीफ फ्रिंग्ड लीजेंड, लीफ फ्रिंग्ड यानी कि जो पत्तियों जैसे झालर से बना हुए वहाँ पर लीजेंड्स हैं, फोटोज़ हैं, ठीक है, वो ऐसे शेप दे रहे हैं जैसे उस पर कोई डीटीज़ बने हुए हैं। अब यहाँ पर डीटीज़ क्या कौन होते हैं? डीटीज़ मतलब देवता, ठीक है। मॉर्टल यानी कि जो जीव हैं, यानी इंसान है कोई। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं जो पत्तियों के झालर से बने हुए फ़ोटोज़ हैं तुम्हारी शेप पे, वो ऐसा लग रहा है कि वो देवता लोग बने हुए हैं या फिर कोई इंसान बना हुआ है, और ऑफ बोथ, या फिर ये दोनों, या ये जो फ़ोटो ये दोनों की है, इंसान और किसी देवता दोनों की ये फ़ोटो है। इन
टेम्प और द डेल ऑफ आर्कडी। टेम्प क्या होता है? टेम्प और डेल ये दोनों ग्रीस के वैलीज़ के नाम हैं, घाटियों के नाम हैं। और आर्केडी ऐसा जगह है ग्रीस में जिसको कि एक पीसफुल सिंपल कंट्री लाइफ के लिए डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम्हारे ऊपर ये फ़ोटोज़ बने हुए हैं, ये ऐसा लग रहा है किसी देवता का फ़ोटो है और किसी इंसान का फ़ोटो है जो कि इतने शांत हैं। इस क्योंकि देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर कोई फ़ोटो बनी हुई होती है, उसमें कोई हलचल नहीं होता है। ठीक है, वो बहुत शांत होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं ये इतने शांत हैं कि ऐसा लग रहा है ये आर्केडी के उसी शांत वाले जगह के कोई इंसान है जो कि टेम्प या डेल वैली से आए हुए हैं। आगे वो लिखते हैं, वॉट मैन और गॉड आर दीज। यहाँ पर जो मैन या फिर जो इंसान बने हुए हैं या फिर जो भगवान बने हुए, कौन से गॉड या फिर मैन हैं? वॉट मेडन्स लॉथ। और यहाँ पर जो लड़कियाँ बनी हुई हैं वो लड़कियों की भीड़ कैसी है? मेडन्स मतलब होता है लड़कियाँ। लड़कियाँ कौन सी? जो अभी शादी नहीं करी हुई हैं, जो नाबालिग लड़कियाँ होती हैं उनको मेडन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी लड़कियाँ बनी हुई हैं? वॉट मैड परस्यूट। परस्यूट मतलब जो उन लड़कियों के आशिक हैं वो उस पर दिखाया गया है, वो किस तरह से पागल हैं। वॉट स्ट्रगल टू स्केप। और वो लड़कियां किस तरह से स्ट्रगल कर रही हैं भागने की। यानी कि उसी फ़ोटो में पूरी सारी बातें हो रही हैं, उसी ग्रेशियन अर्न में वो सारी चीज़ें बनी हुई है। और क्या बना हुआ है? वॉट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स। पाइप्स यानी कि बांसुरी यहाँ पर बात हो रही है, टिम्ब्रल्स यानी कि तबलों की बात हो रही है। वॉट वाइल्ड स्टेसी। वॉट वाइल्ड स्टेसी। स्टेसी मतलब होता है हैप्पीनेस, प्रसन्नता। कैसी जंगली खुशी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरे स्टेंजा में ये अभी बस गैसी कर रहे हैं कि इस पर कौन बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेंजा में। आई होप कि आपको ये स्टेंजा क्लियर है। दोस्तों अगले स्टेंजा में बहुत ही फेमस लाइन की शुरुआत होती है। आप ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जा सकती है कि जो लाइन है ये किस पोएम से या फिर किस ओड से ली हुई है। लाइन है, हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो उसमें पाइप्स बनी हुई थी, टिम्बल्स बने यानी कि जो बांसुरी बनी हुई थी और जो तबले बने हुए थे, उनकी जो मेलोडीज़ हैं वो कैसी होंगी, उनकी जो साउंड है, उनका जो सुर है, संगीत वो कैसा होगा। तो यही बता रहे हैं कि हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट, यानी कि जिन हम मेलोडीज़ को, जिन संगीत को हम सुन सकते हैं वो बस हमको स्वीट ही लगते हैं। लेकिन जो अनहर्ड होते हैं, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी जिज्ञासा होती है, हम यही सोच रहे होते हैं कि जो हम नहीं सुन पा रहे हैं और उनकी वजह से सब इतने खुश हैं, तो शायद बहुत ही कोई मधुर संगीत होगा जिसकी वजह से सारी चीज़ें उसमें खुशी खुशी दिख रही है। तो इसलिए यहाँ पर पोएट ने लिखा है कि हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट, जिन हम मेलोडीज़ को सुन सकते हैं वो हमको प्यारे लगते हैं, बट दोज अनहर्ड, लेकिन वो संगीत जो हम नहीं सुन सकते, जो फ़ोटो में सिर्फ हमको दिख रहा है कि कोई संगीत बज रहा है, वो हमको कैसा आवाज़ होता है? आर स्वीटर, वो बहुत प्यारा लगता है। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, इसलिए तुम, ये मतलब होता है तुम, सॉफ्ट पाइप्स प्यारी बांसुरियाँ, प्ले ऑन बजते रहो। नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर इंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज़ ऑफ नोटोन। तो सेंसुअल ईयर के लिए नहीं, यानी कि जो पाइप्स हैं वो जब बजेंगे तो वो सेंसुअल ईयर के लिए नहीं, यानी कि जो आप सुन रहे हैं उनके लिए नहीं बजेंगे, बल्कि किसके लिए बजेंगे? स्पिरिट डिटीज़, जो स्पिरिट डिटीज़ हैं उसमें जो देवी देवता बने हुए हैं, देवताएं जो बनी हुई हैं, उन सभी के लिए, जो कि नो टोन, यानी कि जो कि हमको सुनाई नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ उनको ही सुनाई पड़ रही होगी उस समय जिस समय इनको देख करके ये बनाया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज़। अब वहाँ पर कोई पौधा, कोई पेड़ बना हुआ है जिसके नीचे फेयर यूथ बैठे हुए हैं, खूबसूरत जवान लोग बैठे हुए हैं। एक प्रेमी और प्रेमिका किसी पेड़ के नीचे वहाँ पर बैठे हुए हैं, उस चीज़ को यहाँ पर दिखा रहे हैं। आगे लिखते हैं, दाउ कैंस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग नॉट एवर कैन दोस ट्री बी बेयर। अब यहाँ पर लिख रहे हैं, दाउ कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग। अब वहाँ पर जहाँ पर तुम बैठे हुए हो, फेयर यूथ, प्रेमी जोड़े जहाँ पर तुम बैठे हुए हो, तुम वहाँ से उस सॉन्ग को, उस जो गाना वहाँ पर बजाया जा रहा है उसको ख़त्म या बंद नहीं कर सकते हो, ना छोड़ सकते हो। क्यों? आगे बताएंगे आपको। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज़ बी बेयर। बेयर मतलब झड़ जाना।
ट्रीज़ मतलब पेड़। अब जो जहाँ पर पेड़ हैं वो भी कभी नहीं झड़ेंगे। क्यों नहीं झड़ेंगे? क्योंकि वो कहीं पे बना हुआ है, वो सिर्फ एक फ़ोटो में है। फ़ोटो में ऐसा है कि एक प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं, आसपास में बहुत सारे लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, वहाँ पर जो है बहुत सारी बांसुरी है वो बजाई जा रही है। इसलिए जो फ़ोटो है वो तो ऐसा ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। इसलिए फ़ोटो में जो पेड़ है उससे कभी पत्तियाँ नहीं झड़ेंगी। जो वहाँ पे गाने बज रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे, और जो वहाँ पर फेयर यूथ बैठे हुए हैं वो भी वहाँ पर ऐसे बैठे रहेंगे। और आगे बताते हैं और क्या क्या होगा। बोल्ड लवर नेवर नेवर कैंस दाउ किस। जो आशिक को बोल रहे हैं, जो आशिक है उसमें कह रहे हैं तुम कभी उसको किस नहीं कर पाओगे अपने प्रेमिका को। दाउ विनिंग नियर द गोल येट। हालांकि जो उसमें दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि तुम बस एकदम अपने गोल के पास में ही हो, यानी कि तुम किस करने ही वाली हो, लेकिन तुम उनको कभी किस नहीं कर पाओगे। डू नॉट ग्रीव। तो इस बात को लेकर के तुम दुखी मत हो। शी कैन नॉट फेड। क्योंकि तुम भले ही किस ना कर पाओ, लेकिन वो कभी भी फेड नहीं होगी, कभी भी तुमसे दूर नहीं होगी। दाउ तो हैस्ट नॉट दाई प्लेस। फिर भी तुम इस चरम सुख का आनंद नहीं पा सकोगे। फॉर एवर विट दाउ लव एंड शी बी फेयर। फॉर एवर हमेशा के लिए, विल दाउ लव तुम्हारा प्रेम बना रहेगा, एंड शी बी फेयर और वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने खूबसूरत खड़ी रहेगी। ठीक है, देखिए कितने अच्छे से बताया गया है कि आपके सामने पूरा सीन आ जाता है जहाँ पर एक प्रेमी प्रेमिका किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, उनकी फ़ोटो बनी हुई है कि जैसे लग रहा है वो आपस में प्रेम कर रहे हैं, किस करने ही जा रहे हैं, लेकिन वो बस करने ही जा रहे हैं और उसी पर फ़ोटो क्लिक कर ली गई है, उसी फ़ोटो को कहीं बना दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को किस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर किड्स कह रहे हैं उस प्रेमी से कि तुम अपनी प्रेमिका को भले ही किस ना कर पाओ, लेकिन वो कभी भी तुमको छोड़ करके अलग नहीं होगी। आई होप कि आपको ये स्टेंजा क्लियर हो। बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा पर। यहाँ पर किड्स लिखते हैं, आ हैप्पी हैप्पी बाउज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स। हैप्पी हैप्पी बाउज। बाउज मतलब क्या होते हैं? ब्रांचेस। हैप्पी मतलब खुशी। अरे खुश खुश हुए हो मतलब खुश हो करके जो तुम ब्रांचेस हो, तुम इसलिए खुश हो क्योंकि तुम कभी भी अपने पत्तियां नहीं गिराओगे, तुम्हारी पत्तियां कभी पतझड़ तुम्हारे ऊपर नहीं आएंगे। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग अड्यू। ना ही कभी ये स्प्रिंग जो है, ना ही कभी ये बसंत ऋतु की विदाई होगी। अड्यू मतलब होता है विदा होना। ठीक है, अड्यू मतलब आप जानिएगा विदा होना होता है। ये यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो ग्रेशियन अर्न है जिस पर ये फ़ोटो बनी हुई है इस तरह से, वो फ़ोटो की बात कर रहे हैं कि जिस फ़ोटो में ऐसे पेड़ बना हो, मान लीजिए आपके कमरे में कोई फ़ोटो लगा हो जिससे पेड़ बना हो, तो क्या कभी उसमें से पत्तियाँ गिर सकती हैं? नहीं गिर सकती, क्योंकि वो फ़ोटो है। उसमें से ऐसा हरा भरा हमेशा दिखता रहेगा, चाहे आपके बाहर कैसा ही मौसम हो, वो फ़ोटो में हमेशा उसी तरह से हरियाली रहेगी। ऐसा लगेगा कि बसंत ऋतु उस फ़ोटो में है ही है, हमेशा से कहीं नहीं जा रही है। उसी तरह ये बता रहे हैं कि इस स्प्रिंग का जो सीज़न है, जो कि इस फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, उसका कभी भी विदाई नहीं होगी, वो कभी भी नहीं कहीं नहीं जा रही है। और आगे लिखते हैं, एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियर्ड। हैप्पी मेलोडिस्ट क्या होता है? ये जो हैप्पी साउंड है, हैप्पी मतलब खुश मिजाज जो संगीत है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। अनवियर्ड वो ना चेंज होने वाली है। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। हमेशा के लिए जो पाइपिंग सॉन्ग्स हैं, जो बांसुरी से संगीत निकल रही है, ये तुम्हारे लिए हमेशा ही नए रहेंगे। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव। और तुम लोग हमेशा प्रेम करते रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड। और फॉर एवर तुम लोग गर्मजोशी से हमेशा अपने आप में केवल मज़े लेते रहोगे, आनंद लेते रहोगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। तुम सभी हमेशा ही कलरफुल रहोगे और हमेशा ही जवान रहोगे। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन passion for above that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। यहाँ पर स्टार्टिंग के सारी लाइंस में लगभग सातों लाइंस में बताया गया है कि किस तरह से वो लोग जो कि इमॉर्टल हैं, जो कि उस ग्रेशियन अर्न में बने हुए हैं, वो हमेशा किस तरह से खुश रहेंगे। वहीं पे सेम टाइम में जो ह्यूमन बीइंग है, जो रियल में ह्यूमन बीइंग है, ब्रीदिंग ह्यूमन, जो कि सांस लेने वाला जीवित प्राणी है, पैशन फॉर एबव दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉइड।
वो इन सभी दौड़ भाग में, पैशन में, अपनी ज़िंदगी के जीवन के हर एक चीज़ में भाग दौड़ करते रहते हैं। हमेशा इच्छाएं रखते हैं अपने दिल में, जो कि उनको लास्ट में ला कर के कैसा बना देती है, उनके हार्ट को, उनके दिल को सॉरोफुल बना देती है। क्लॉइड मतलब सिकन बना देती है, बीमार बना देती है। जिससे, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा बर्निंग फॉरहेड, उनके हमेशा दिमाग चलता रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा खुरापात चलता रहता है उनके दिमाग में। एंड अ पार्चिंग टंग, पार्चिंग मतलब होता है कि कुछ ऐसी बोली वो बोलते हैं कि सामने वाला एकदम झुलस जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो इसलिए जो इनका दिल होता है, जो जीवित प्राणी हैं, उनके हमेशा दिल में दुखी ही रहता है, उनका हमेशा बीमारी रहता है अंदर से दिल। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम हमेशा खुश रहोगे, तुम हमेशा ही यंग रहोगे। यहाँ पर इस तरह से जॉन कीट्स बता रहे हैं। दोस्तों, आई होप कि ये स्टेंजा आपको क्लियर हो। बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेंजा पर। आगे लिखते हैं जॉन कीट्स, हु आर दीज कमिंग टू दिस सेक्रीफाइस। अब क्या हुआ, अभी तक सिर्फ एक तरफ हम देख रहे थे ग्रीशियन अर्न के। ग्रीशियन अर्न क्या होता है, गोल होता है अर्न, है ना। तो एक तरफ ऐसी पेंटिंग्स बनी थी, दूसरी तरफ कैसी पेंटिंग बनी हुई है, दूसरी तरफ कुछ ऐसी पेंटिंग दिख रही है कि जॉन कीट्स लिखते हैं, उस पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग आ रहे हैं बलिदान देने। तो वहाँ पर इसलिए लिखते हैं कि हु आर दीज कमिंग टू दिस सेक्रीफाइस, कि ये कौन लोग हैं जो बलिदान देने आ रहे हैं। टू वॉट ग्रीन अल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट। इस ग्रीन अल्टर, अल्टर क्या होता है, अल्टर मीन्स होती है बेदी, जिस पर पूजा पाठ किया जाता है। एक बेदी बनाई जाती है जहाँ पर पूजा करना होता है, वहीं पर बलिदान देना है, वहीं पर बलि चढ़ाई जानी है किसी की, जिसमें एक मिस्टीरियस प्रीस्ट भी आ रहे हैं। इसलिए जॉन कीट्स यहाँ पर पूछते हैं कि ये सेक्रीफाइस किसके लिए या कौन करने आ रहा है इस बेदी पर। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, तुम बताओ मुझे। लीडस्ट दाउ दैट हेफर लोइंग एट द स्काइज। हेफर मतलब होता है गाय का बछड़ा। लोइंग मतलब होता है जैसे गाय रंभाने की आवाज़ निकालती हैं, अम्मा अम्मा करती हैं, उस तरह से आवाज़ निकालना। बता रहे हैं कि जो हेफर है वो भी उनके साथ में चल रहा है और वो आसमान की तरफ देख करके रंभा रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विथ गार्लैंड ड्रेस्ड। और जो उसकी सिल्कन फ्लैंक्स हैं, उसकी जो रोएं हैं, बहुत ही सिल्की सिल्की, बहुत ही मुलायम सी रोएं हैं। ये जो उसके मुलायम से रोएं से ढकी पूरी शरीर है, वो पूरा किससे ढका हुआ है फिलहाल, गार्लैंड से, माला से। जिस तरह से किसी की बलि चढ़ाने से पहले उसकी पूजा पाठ की जाती है, उसी तरह से। वॉट लिटिल टाउन बाई रिवर और सी शोर और माउंटेन बिल्ड विथ पीसफुल सिटाडेल। अब यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं कि जहाँ से ये लोग आए हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं, किसी ऐसे लिटिल टाउन से, छोटे कस्बे से, जो कि किसी रिवर के या फिर किसी समुद्र के किनारे पर होगी, या फिर किसी भी माउंटेन में बने एक शांति वाले गढ़ की तरह होगी। सिटाडेल मीन्स होता है गढ़, माउंटेन बिल्ट मतलब होता है पहाड़ों में बना हुआ, सी शोर मतलब होता है समुद्र का किनारा, रिवर मतलब होता है नदी। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं वॉट लिटिल टाउन बाय रिवर और शी शोर और माउंटेन बिल्ट विथ पीसफुल सिटाडेल। ये लोग किस जगह से आए हैं, ये किसी ऐसे टाउन से आए हैं जो कि नदी या समुद्र के किनारे हो सकता है, या फिर किसी ऐसे पहाड़ पर बने हुए गढ़ के सामने होगा जो बहुत ही शांति प्रिय लोग होंगे, शांतिफुल पीसफुल वाले लोग होंगे। आगे लिखते हैं इज इम्पटीड ऑफ दिस फोल्क दिस पायस मॉड। इसलिए जो ये बता रहे हैं लिटिल टाउन है, उसके ऊपर जो लिटिल टाउन का जिक्र किया गया है, फिर वो आगे बता रहे हैं कि वो जो लिटिल टाउन होगा वो क्या हो गया होगा, एम्प्टी हो गया, शांत हो, खाली हो गया होगा। इस पायस मॉर्निंग में, इस सुबह में क्यों खाली हो गया होगा। एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी। और वहाँ पर जो लिटिल टाउन है, जो छोटा सा टाउन है, उनकी स्ट्रीट्स भी, उनकी गलियाँ भी अब हमेशा के लिए खाली रहेंगी। क्यों रहेंगी ऐसा, क्योंकि ये जो फ़ोटो है, जो चित्र बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी टाउन के हैं और बलि चढ़ाने आ रहे हैं गाय के बछड़े का। तो लोग टाउन से निकल आए हैं, अब चूँकि वो फ़ोटो में हैं और वो टाउन से निकल आए हैं, तो अब टाउन पे तो वापस जा नहीं सकते, क्योंकि अब वो लोग ऐसे ही शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, हमेशा के लिए वैसे ही रहेंगे। तो जिस जगह से वो लोग आए होंगे, अब वो गली ही शांत हो गई होगी। आप इमेजिनेशन देखिए किस तरह से किया जा रहा है यहाँ पर। जो जॉन कीट्स वो किस तरह की इमेजिनेशन कर रहे हैं। सोचिए, एक फ़ोटो में कोई चीज़ बनी हुई है, उस फ़ोटो की बात कर रहे हैं कि जो इसमें बंदे हैं वो लोग कहीं से आए होंगे और अब वो यहीं पर रह जाएंगे, और जहाँ से आए होंगे वो पूरी शांति हो गई होगी वहाँ पर।
क्योंकि अब ये लोग वहाँ जा नहीं सकते वापस, यहीं पर वो आगे लिखते हैं एंड नॉट अ सोल टेल, और वहाँ पर कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा बताने के लिए वाई दाउ आर्ट डिसोलेट कैन एवर रिटर्न, कि ये जो तुम्हारा आर्ट है इस पर जो बना हुआ है वो लोग कैसे कभी वापस जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल स्टेंजा पर। फाइनल स्टेंजा में लिखा हुआ है दोस्तों, स्टार्ट होती है लाइन, यहाँ पर फिर से बुलाया जा रहा है ग्रेशियन अर्न को और कहा जा रहा है उसको कि ओ एटिक स्केप फेयर एटीट्यूड with breed of marble men and maidens overwrought। ओ एटिक शेप हो तुम बहुत ही एक यूनिक, एक अलग शेप हो तुम। फेयर एटीट्यूड, तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही फेयर है। और तुम पर क्या है, विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवरवॉट, ये जो फोटोज़ हैं मार्बल की, मैन और मेडन्स की, मैन यानी आदमी लोग, मेडन्स यानी कि कुंवारी लड़कियों की, ओवर रोड तुम्हारे ऊपर गढ़ी हुई हैं, विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड। और क्या क्या है उस फोटोज़ में, तुम्हारे ऊपर क्या क्या गढ़ा हुआ है, फॉरेस्ट ब्रांचेस है, जंगली पेड़ों के जो ब्रांचेस है वो बने हुए हैं, द ट्रोडन वीड्स बने हुए हैं, नीचे जो घास फूस होता है वो बना हुआ है। दाउ साइलेंट फॉर्म डस टीज अस आउट ऑफ थॉट एज डथ इटर्निटी कोल्ड पेस्टोरल। जो तुम्हारा साइलेंट फॉर्म है, जो तुम्हारे अंदर इतनी शांति है, वो हमको टीज़ करता है। टीज़ मतलब परेशान करना होता है, परेशान करता है। अस आउट ऑफ थॉट एज डथ इटर्निटी कोल्ड पेस्टोरल, और हम इस थॉट से सोचते हैं कि ये जो तुम्हारे ऊपर जो चीज़ें बनी हुई हैं ये हमेशा के लिए अब इटर्नल रहेंगी, हमेशा के लिए रहेंगी, ये कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक कोल्ड शांत पेस्टोरल की तरह तुम्हारे अंदर जो भी चीज़ें बनी हुई है किसी शांत गांव की तरह लग रही हैं, जो कि हमेशा के लिए रहेंगी। When old age shall this generation waste, और जब ये जनरेशन ख़त्म कर देगा, बहुत समय बाद ये जनरेशन ख़त्म हो जाएगा, ओल्ड एज आ जाएगी हमारी, तब तुम फ्यूचर में क्या करोगे, दाउ शल्ट रिमेन, तो फिर तुम फ्यूचर में भी इसी तरह से रहोगे। इन मिडिस्ट ऑफ अदर्स वो दैन अवर्स, तुम और किसी के दुखों के मध्य में, दुखों के बीच में रहोगे हम लोगों से ज़्यादा। यानी कि जब हम लोग का ओल्ड एज आ जाएगा, हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे, हमारा जनरेशन ख़त्म हो जाएगा, तो जो नया जनरेशन आएगा तुम तब भी सेम रहोगे। ठीक है ना। अ फ्रेंड टू मैन टू हुम दाउ सेस्ट, एक किसी आदमी के मित्र की तरह। अ फ्रेंड टू मैन का मतलब क्या है यहाँ पर, उस आदमी के मित्र की तरह जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हारे अंदर ये कारीगरी की है, तुमको गढ़ा है, जिसके थ्रू तुम ये सब कुछ संदेश देना चाहते हो। टू होम दाउ सेस्ट, दाउ मतलब तुम, सेस्ट मतलब बताते हो। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, कि सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। दैट इज़ ऑल, और यही कुल है। ये नो ऑन अर्थ, जो तुम इस ज़मीन पर, इस अर्थ पर सीख सकते हो या फिर जानते हो। एंड ऑल ये नीड टू नो, और यही है जो कि तुमको सिर्फ जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।